माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स और आज है उसका टॉपिक 9.6 जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है जो कि लोगों की नीड बन चुकी है, वो है इंटरनेट। और ये इंटरनेट इतना फास्ट है कि अगर हम तुरंत कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो वो हमें विद इन अ सेकेंड हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट है। या फिर हम अपने फ्रेंड को कोई इमेज भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं तो वो तुरंत उसको उसके मोबाइल पे हम लोग उसको सेंड करते हैं, विद इन अ सेकेंड उसको मिलता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द इंटरनेट ओनली। तो ये इंटरनेट के लिए हम लोग एक केबल यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन से फेनोमेनॉन के ऊपर बेस्ड है, वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और तो और मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में जो हमारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होगा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस फेनोमेनॉन, जिसमें वो हम लोग केबल यूज़ करते हैं। उसमें भी सेम फेनोमेनॉन यहाँ पे यूज़ हुआ है एंड दैट फेनोमेनॉन इज नथिंग बट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिस फेनोमेनॉन के ऊपर बेस्ड है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, इसलिए आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और उसका यूज़ करके इंटरनेट केबल में डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर एंडोस्कोपी कैसे की जाती है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले इसके अंदर एक वर्ड हमने यूज़ किया है, दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो बहुत सारे बच्चों को क्रिटिकल एंगल एग्जैक्टली होता क्या है, उनको डेफिनेशन तो पता होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लेकिन उसके अंदर जो ये क्रिटिकल एंगल वर्ड है वो उनको पता नहीं होता। तो आज मैं पहले क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, देन हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे दो लाइट के फेनोमेनॉन हम यूज़ करने वाले हैं, एक्चुअली रिफ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी दो पॉसिबल केसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया है। देखो, यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है। इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम, इसको कहा जाता है रेयरर मीडियम। जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, मतलब कुछ इस तरह, यहाँ से जब लाइट यहाँ ट्रैवल करेगा तो ये सीधा जाना चाहिए, तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए, बट ये सीधा ना जाते हुए ये क्या होता है, बेंड होता है। तो यहाँ बेंडिंग के लिए उसको दो वेज है, एक तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, मतलब इस साइड बेंड होगा या इस साइड बेंड होगा। तो जब वो रेयरर में से डेंसर में पास होगा देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर। ये केस नंबर 1 होती है जो कि क्रिटिकल एंगल से ही जुड़ी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे अभी हमने डेंसर मीडियम लिया एंड आपका जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, अभी डेंसर टू रेयरर में ट्रैवल करेगा। मतलब यहाँ से लाइट आया एंड ये कहाँ जा रहा है, अभी रेयरर में जा रहा है। इसका मतलब क्या, इट इज डेंसर मीडियम एंड इट इज रेयरर मीडियम, डेंसर में से रेयरर में जा रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये एक तो इस तरफ जाएगा एक तो इस तरफ जाएगा, लेकिन ऑब्जर्व किया गया कि जब लाइट डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाता है तो देन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दिस वन इज द नॉर्मल एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो जो क्रिटिकल एंगल हम ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ऑब्जर्व इन दिस केस, केस 2 में हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कौन सी केस में, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन वी कैन ऑब्जर्व दिस केस। एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनॉन भी इसी केस में हमें दिखता है, वो इसी केस में पॉसिबल है। कौन सी केस, लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन एंड देन ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, ये इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी क्रिटिकल एंगल एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ।
मान लो लाइट, यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स रखा है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ओके, मान लो कंसीडर करते हैं यहाँ पे हमने वाटर में एक बल्ब रखा है ऐसे मान लो, या फिर लेजर लाइट रखा है सिंगल रे वाला मोनोक्रोमेटिक। तो यहाँ से पहला रे मान लो यहाँ पे कुछ एंगल पे हमने इंसिडेंट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो ये डेंसर में से, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो ये डेंसर में से कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है। ऑब्वियसली ये ऐसे सीधा जाना चाहिए, बट ये बेंड ना, ये कहाँ बेंड होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इस डायरेक्शन में ये बेंड होगा। तो ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब देखो मान लो ये एंगल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, मतलब मान लो ये अभी रे मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया, तो इस केस में क्या होगा, जब रे हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करती हूँ तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, सो दिस इज R2। अभी मैंने क्या किया, वापस मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, वापस मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद वो अभी एग्जैक्टली मुझे मान लो इस सरफेस पे मिलता है। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I3, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हमें R3 कितना मिल रहा है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब देखो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया, बट एट वन केस वी विल गेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडिया। आप लोग लिख सकते हैं ये डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडिया कैन बी डिफाइंड एज that angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, डायग्राम में देखो तो डेंसर मीडियम में है, रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में है, तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जिसको डिफिकल्ट लगती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये बुक की, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आएगा। अब देखो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मानते हैं ND है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो NR है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N ऑफ D डिवाइड बाय N ऑफ R। ऐसे हम लोग लिखते हैं, N2 डिवाइड बाय N1 मैंने बताया था आपको, वैसे हमने लिखा यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, N, इसको बस हम N लिखेंगे क्योंकि ये पहला मीडियम तो एयर मीडियम है, तो हम बस इसको N लिखेंगे। N इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे हम लोग लिखते हैं। डेंसर से रेयरर के लिए हम साइन R ऊपर लिखते हैं, साइन I नीचे। रेयरर से डेंसर में जब रे जाता है तो साइन I ऊपर होता है, साइन R नीचे होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो N इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I मिलेगा। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू साइन R, साइन R कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है क्रिटिकल एंगल के लिए। एंड अगर ये 90 डिग्री है तो साइन I को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, और I को हम लोग C से डिनोट करेंगे। तो यहाँ का I हमारा क्या रहेगा, C रहेगा, I3। ओके, मुझे निकालनी है क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस साइन IC को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ। अब यहाँ पे 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 91 होता है, तो N इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय साइन IC लिखेंगे। ओके, तो अभी साइन IC में इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन N मिलेगा। मुझे IC चाहिए, तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 अपॉन N। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल।
तो अगर आपको पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए और बोला जाए कि क्रिटिकल एंगल निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, n की वैल्यू पुट कर दो, उसका साइन इनवर्स निकालो, उससे आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल एंगल में वापस एक बार बता दो आपको, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच वी विल गेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, और उसका फॉर्मूला रहेगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यहाँ n क्या है, n ऑफ d है, दिस इज n ऑफ d, इसको d बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो क्या होगा। अब मान लो यहां तक मैंने इंक्रीज किया रे, तो इंक्रीज करते करते वो कहाँ तक आ गया, 90 डिग्री तक आ गया। वापिस मैंने अभी क्या किया, इस रे को और इंक्रीज करना चाहा। अभी क्या होगा, जब हम इस रे को और इंक्रीज करेंगे, मतलब एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग और इंक्रीज करेंगे, तो अभी रे उस मीडियम में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने वापिस एंगल बढ़ाया तो ये रे वापिस एंगल बढ़ाएगा, और ये वापिस एंगल बढ़ाएगा, मतलब 90 से ज्यादा रे कहाँ पे आएगा, इसी मीडियम में रिफ्रैक्ट होगा। ओके, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। और यहाँ पे पार्टली रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब जनरली क्या होता है कि जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ लाइट उसी मीडियम में कम बैक होता है और कुछ लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। तो पार्टली रिफ्लेक्शन एंड पार्टली रिफ्रैक्शन होता है। बट इस केस में क्या हुआ कि जितना लाइट आपने ट्रैवल किया था उतना ही लाइट आपका उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट इसको TIR बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली हाई रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहेगा। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ का जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा, दिस इज द कंडीशन। When angle of incidence is greater than critical angle, then only reflection takes place or all the light come back in the same medium. This phenomenon is known as the total internal reflection. Okay? ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, इसकी कंडीशंस क्या है वो भी पूछी जाती है। तो 1 by 1 में आपको सभी चीजें बताने वाली हूँ। फिलहाल अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन 90 डिग्री, thus all the incident light gets reflected back into the denser medium, this called as total internal reflection। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, when light travel from denser medium to rarer medium and if angle of incidence is greater than critical angle, then only reflection takes place, this phenomenon is called as total internal reflection। okay, ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल, एक्सप्लेन इट विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहली कंडीशन देखो क्या आएगी, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल होना चाहिए, इट मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर रेयरर टू डेंसर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो पहली कंडीशन आपकी वही रहेगी, द लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वही रहेगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये कंडीशंस यहाँ पे हमें लिखनी है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए बोलते हैं, तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर, डायग्राम देखो, डायग्राम में सब एक्सप्लेन किया है। तो डायग्राम में हमने ऑलरेडी, मैंने जो डायग्राम आपको निकाल के दिया था वही डायग्राम यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ किया है। तो उसको लिखना कैसे है, कंसीडर एन ऑप्टिकल फाइबर मेड अप ऑफ कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। मेड अप ऑफ कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड क्लैडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 सच दैट N1 इज ग्रेटर देन N2।
मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर जो कि जिसमें से लाइट ट्रेवल करता है, और दूसरा होता है उसको कवरिंग किया जाता है, उसको कहा जाता है क्लैडिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर मेड अप ऑफ कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड क्लैडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 सच दैट N1 शुड बी ग्रेटर देन N2 होना चाहिए, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए इसलिए। सेकेंड पॉइंट आएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम कोर दैट मीन्स डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। At a particular angle of incidence IC in the denser medium, the corresponding angle of refraction in the rarer medium is exactly 90 degree, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, critical angle. And for angle of incidence greater than IC, the angle of refraction become larger than 90 degree, and the ray does not enter into the rarer medium at all, but is reflected totally into the denser medium as shown in figure. तो डायग्राम दिखा दो, डायग्राम निकाल लो, ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे। आया समझ में? तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में कैसे यूज किया जाता है। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका वर्किंग देखेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप लोग ऐसी डायग्राम निकालोगे, डायग्राम भी आपको पूछी जाती है, और उसका कंस्ट्रक्शन मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले जो है अंदर का ये पार्ट है, इसको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कोर बोला जाता है, जिसमें से लाइट ट्रेवल करता है। इसी कोर में से लाइट ट्रेवल करता है। फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कोर ऑप्टिकली डेंसर देन क्लैडिंग, ये कोर है। इसके ऊपर जो एक कवर दिख रहा है आपको राउंड शेप का, वो क्या है, क्लैडिंग। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। आपने अगर इसको बेंड भी किया तो भी इसमें से डेटा ट्रैवल होता है, मतलब लाइट ट्रैवल होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है वो। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1 mm, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर, बहुत ही छोटा होता है। एंड बफर एंड जैकेट कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर और एक जैकेट होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, और ये सेवरल किलोमीटर्स तक आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे। तो बच्चों, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली थिन ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल कोर सराउंडेड बाय एन ऑप्टिकली रेयर फ्लेक्सिबल कवर एंड कॉल्ड क्लैडिंग। देन सेकेंड पॉइंट आएगा, फॉर प्रोटेक्शन द होल सिस्टम इज कोटेड बाय अ बफर एंड अ जैकेट। डायग्राम लर्न कर लो, डायग्राम के ऊपर से एक एक पॉइंट बराबर आपको लिखते आएगा। एंड एंटायर थिकनेस ऑफ द फाइबर इज लेस देन हाफ अ mm। टोटल थिकनेस कितना होता है, लेस देन हाफ mm, ओके। एंड मेनी सच फाइबर्स कैन बी पैक्ड टुगेदर इन एन आउटर कवर। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, देखो अभी मैंने इमेज यहाँ पे पुट की है, उस इमेज में देखो बहुत सारे फाइबर्स एक पैकेट में इनको कंबाइन किया होता है, ओके। मेनी सच फाइबर्स कैन बी पैक्ड टुगेदर इन एन आउटर कवर, उसको बफर एंड जैकेट कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद इसका वर्किंग देखो कैसे लिखोगे। जैसे कि ये कोर का उन्होंने हमें क्या दिया है, डायग्राम दिया है। यहाँ से जब हम सिग्नल पास करेंगे तो ये सिग्नल यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जिगजैग पाथ में ये सिग्नल पास होगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो लाइट यहाँ पे गया, टोटली रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो एंगल है हम ऐसे सिलेक्ट करते ताकि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो ये मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, जिगजैग पाथ कवर करके दूसरे एंड से वो डेटा बाहर निकलता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, एन ऑप्टिकल सिग्नल entering the core suffer multiple total internal reflections before emerging out after a several kilometers. Multiple total internal reflection करता है ऑप्टिकल सिग्नल। The optical signal travels with the highest possible speed in the material, सबसे ज़्यादा स्पीड से वो पास करता है। And the emerged optical signal has extremely low loss in signal state. इसका सिग्नल का जो लॉस है बहुत ही कम होता है। इंटरनेट में डेटा ज़्यादा लॉस नहीं होता, बहुत ही कम लॉस डेटा होता है, क्योंकि ये लाइट थ्रू ट्रैवल किया जाता है। ओके, ये इसका वर्किंग है। उसके बाद देखो बच्चों, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस देखो क्या क्या है।
इसकी बैंडविड्थ ब्रॉड होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। फॉर टीवी सिग्नल अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी ओवर 90,000 इंडिपेंडेंट सिग्नल्स, मतलब 90,000 से ज़्यादा चैनल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है उसकी। देन इम्यून टू ईएम इंटरफेरेंस, ईएम मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। अगर ये दो या दो से ज़्यादा सिग्नल मिक्स हो गए तो सिग्नल वीक मिलेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। इम्यून मतलब वो प्रोटेक्ट करता है उससे। ऑप्टिकल फाइबर बीइंग इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव डज नॉट पिकअप नियर बाय ईएम सिग्नल, नॉन कंडक्टिव है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लाइट है, उसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटरफेरेंस यहाँ पे कम होता है। देन उसके बाद थर्ड एडवांटेज क्या है कि इसका लो एटेन्यूएशन लॉस है, मतलब सिग्नल ज़्यादा लॉस नहीं होता। लॉस बीइंग लोअर देन 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, अ सिंगल लॉन्ग केबल कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल किलोमीटर्स, चाहे कितने भी किलोमीटर्स हो उसके लिए आप सिंगल केबल यूज कर सकते हैं। ज़्यादा एटेन्यूएशन मतलब ज़्यादा सिग्नल का लॉस नहीं होता। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स बीइंग इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर यूज किया है उसको। ग्राउंड लूप्स ऑफ मेटल वायर्स और लाइटनिंग डू नॉट कॉज एनी हार्म। ओके, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होने की वजह से बाकी दूसरे कोई भी सिग्नल्स इसके ऊपर हार्मफुल नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थेफ्ट प्रिवेंशन, मतलब चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए जो मटेरियल यूज किया है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर डू नॉट यूज कॉपर और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल विच आर प्रोन टू बी रोब्ड। ज़्यादा एक्चुअली ये मटेरियल जो यूज़ किया है वो एक्सपेंसिव नहीं होने की वजह से इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता। देन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल डैमेज इज मोस्ट अनलाइकली टू ऑकर कीपिंग द इंफॉर्मेशन सीक्रेट, ज़्यादा इंटरनल डैमेज नहीं है, इसके लिए आप जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो वो बहुत ही सिक्योर रहेगा। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आपके बुक में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन देखो क्या है, फिगर बिलो शोज द सेक्शन ए बी सी डी, फिगर में दिखा है देखो ए बी सी डी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब, मतलब ए बी सी डी एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लिया है। देयर इज अ टाइनी ग्रीन लेड, एलईडी रखा है यहाँ पे, लाइट सोर्स एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे एक एलईडी रखा है ग्रीन कलर का, जो छोटा बल्ब होता है ग्रीन कलर का जो हम लाइटिंग में यूज करते हैं वो यहाँ पे रखा है, और उसका एंगल कितना दिया है 53 डिग्री। A certain ray of light from B suffers total internal reflection at nearest point P, मतलब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे एट पॉइंट P पे, नियरेस्ट पॉइंट P ऑन द सरफेस AD सरफेस के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देन एंड स्ट्राइक द सरफेस CD के ऊपर, वो कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, एट पॉइंट Q के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब एंड डिस्टेंस DQ, आपको क्या क्या निकालना है देखो, टू फाइंड हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N निकालना है इस मटेरियल का, N ऑफ ग्लास निकालना होगा, ग्लास मटेरियल है ये, ग्लास स्लैब है तो NG निकालना है। सेकेंड डिस्टेंस निकालना है, स्ट्राइक द सरफेस CD, और वो यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस DQ निकालना है सेकेंड। एंड उसके बाद हमें क्या निकालना है, उन्होंने क्या पूछा है थर्ड पॉइंट कि Q पॉइंट पे क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब TIR होगा कि पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, कौन सा रिफ्लेक्शन होगा वो हमें पूछा है, मतलब पूरा के पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होगा कि क्या होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि इस पॉइंट का ये कितना है 53 डिग्री है, अगर ये 53 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कितना रहेगा, दैट इज 37 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 53 ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ कितना रहेगा, तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 90 प्लस 53 प्लस x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो अगर इनको एडिशन किया तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 180 माइनस 90 माइनस 53, अगर इधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 37 डिग्री मिलेगा। तो ये 37 डिग्री आ गया, ये 37 तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली ये भी 37 होगा। अगर ये 37 हुआ, ये 37 हुआ, ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये यहाँ का जो एंगल है, क्योंकि देखो ये टोटल 90 आना चाहिए, ये टोटल कितना आना चाहिए 90,
इसमें से ये 37 हुआ तो ये बचा हुआ कितना होगा 53 होगा। 53 प्लस 37 ये कितना होगा टोटल 90। और ये एंगल हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना होगा। उसके बाद आईसी उन्होंने दे के रखा है। अब यहाँ पे आईसी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री, ये 37, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, अभी ये 53 डिग्री रहेगा। एंड ये कितना होगा, ये 53 है तो ये 37 होगा। और ये कितना है फिर यहाँ पे 90 डिग्री। ऐसे आप लोग एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, पहले तो हम निकालेंगे एन ऑफ ग्लास। ओके, अब देखो ये एंगल कितना है, आईसी कितना है यहाँ पे 53 आएगा, ये 53 डिग्री, क्योंकि ये 37 है तो ये 53 आएगा। मतलब आईसी हमें मिल गया 53, आईसी इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1 ऑफ साइन आईसी। आपको पता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, तो ये हम लोग यूज करेंगे एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये फॉर्मूला अभी मैंने क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन में बताया था। तो 1 अपॉन साइन आई सी मतलब 1 अपॉन साइन 53 करेंगे। एंड साइन 53 की वैल्यू आप लोग चेक करो कितनी आती है, 0.8 आती है, मतलब 1 डिवाइड बाई 0.8। और इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो ये कितना होता है, दैट इज 5 डिवाइड बाई 4 आएगा। क्योंकि देखो 1 अपॉन 0.8 को हम ऐसे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 5। ओके, 5 ऊपर जाएगा, मतलब ये कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 4। ये हमें क्या मिला, पहला आंसर, दैट इज एन ऑफ जी। ओके, ऐसे ही उन्होंने क्या पूछा है कि ये क्यूडी कितनी आएगी। देखो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिमेट्री अगर हमने चेक किया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिक है। देखो कौन सा, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये दोनों सिमेट्रिक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइड ए बी डिवाइड बाय क्यू डी, ए डी डिवाइड बाय, इनका रेशियो सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए पी डिवाइड बाय पी डी। इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये साइड ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा एंड ये साइड दोनों का रेशियो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। तो यहाँ पे ए बी कितनी है 4 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 2, दैट इज इक्वल टू ए पी कितनी है यहाँ पे, सॉरी ए बी यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 है डिवाइड बाय ये कितनी है, ये हमें निकालनी है क्यू डी। एंड ए पी कितनी है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 2 जा 4 बनेगा। हमें क्यू डी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्यू डी को इधर शिफ्ट करेंगे एंड ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 3 डिवाइड बाय 2 बनेगा। सो 2 1 जा 2.5, मतलब क्यू डी इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा। ओके, सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया है। ये आपका सेकेंड आंसर मिल गया। अब थर्ड देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल कितना है 53 डिग्री है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, सॉरी दिख नहीं रहा आपको ना, हाँ ये निकाला। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे एंगल, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू कितना है 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री है और एंगल पी क्यू एन देखो कितना आ रहा है, पी क्यू और ये नॉर्मल है ना, पी क्यू एन कितना आ रहा है 37 डिग्री एंड एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री है, मतलब ये लेस देन क्या हुआ, दिस एंगल क्यू इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। हमें कंडीशन क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो ये लेस देन क्रिटिकल एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन takes place at point Q. Reflection takes place at point Q. ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली, बट देखने में आपको बहुत क्रिटिकल लगेगा, क्वेश्चन भी बड़ा दिखेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने कवर किया है। बस इसका बिनोक्यूलर और पेरिस्कोप का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। और वैसे भी अभी कोरोना की वजह से वो डिलीटेड सिलेबस में आता है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।